Dear friends, good morning. I am Mohit Taneja. Today I am here with Microeconomics chapter first introduction. So before starting the chapter, we have to understand who divided the economics into two parts. That person name is Ragnar Frisch. In 1933, he divided the economics into two parts, micro and macro. In Greek language it is said as micros and macros. Now we are moving ahead of our first definition, which is economy. So economy is a system which provide means of work to the individual for earning their living. इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम है जिसमें लोग काम करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द मेकिंग चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है कि भाई संसाधनों की कमी है और तुम्हें इस तरह रिसोर्सेज का उपयोग करना है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी बच सके, या फिर तुम्हें ऐसे चुनना है कि तुम बेस्ट चुन सको क्योंकि तुम्हारे पास तो संसाधनों की कमी है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हर देश के पास रिसोर्सेज की कमी है। अब अगला पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ स्कार्सिटी। डेफिनेशन क्या है स्कार्सिटी की देखते हैं। रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी टू द रिलेशन ऑफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कहने का मतलब है आपने डिमांड करी कि मुझे 100 किलो सेब चाहिए, पर दुकानदार कहता है कि 80 किलो हैं भाई, तो अब 20 किलो कम पड़ गए जो उसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, जितना हमें चाहिए और जितना हमें मिल रहा है उसके बीच के अंतर को हम बोलते हैं स्कार्सिटी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देश में जो प्रॉब्लम अराइज होती है मेनली 3 तरह की होती हैं हर देश में, हर इकोनॉमी में। पहली व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है कि क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस किस के लिए बनाएं। ठीक है, इन सब को हम समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। सबसे पहले तो हमें ये सिलेक्शन करना होता है कि हमें बनाना क्या है। कहने का मतलब है अगर लोगों को चाहिए क्लोथ्स पर हमने शूज़ बना दिए तो ये तो समस्या हो जाएगी। तो हमें ये देखना होता है कि बनाना क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाना क्या है ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस क्या है कि हमें कौन सी टेक्निक्स और आइडियाज़ यूज़ करने हैं ताकि हम रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकें। अभी ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास संसाधन यानी रिसोर्सेज की क्या है, कमी। तो हमें ये बिल्कुल दिमाग में रखना होता है कि कैसे बनाना है। पहला हो गया क्या बनाना है, दूसरा है कि कैसे बनाना है, तीसरा किसके लिए बनाना है। आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे, पर ये भी देखना है कि किसके लिए बनाना है। क्योंकि मान लो आपने एक फरारी कार बना दी, अब जो पुअर है वो तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसे देखना है कि ताकि उसकी ज़रूरतें भी पूरी हों। तो हमें सामान इस तरह बनाना है कि ताकि अमीर और गरीब सबकी ज़रूरतें पूरी हों। अब आप एडिडास का शूज़ बना दो, चलो बना दिया, पर वो क्या एक पुअर ख़रीद पाएगा? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। अच्छा, ये तो हो गया इनकम के बेस पे। अब मेल्स की ज़रूरत अलग है, फीमेल्स की अलग है, ये भी एक क्वेश्चन है। बच्चों के लिए अलग चीज़ बनती है, बड़ों के लिए अलग चीज़ बनती है। तो हमें ये भी देखना है कि हमें बनाना किसके लिए है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। ये 3 तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। अब ये 3 तरह की समस्याएं आती क्यों हैं? वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइज, क्यों अराइज होती हैं? पहला कारण क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। जब भी तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है कि भाई कैसे करना है, क्या बनाना है और किसके लिए बनाना है। और भी दूसरा एक कारण ये भी है कि लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। एक ज़रूरत पूरी होती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी। तो हमें रिसोर्सेज का ऐसे उपयोग करना है ताकि लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हों। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से भी ये 3 प्रॉब्लम अराइज होती हैं। अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, आप पेट्रोल का फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों में भी यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी में भी, हर जगह लगभग। तो ये होता है अल्टरनेट यूज़, जब एक वस्तु कई जगह उपयोग हो, अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब हम अपनी पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर
हम इसमें किसकी बात करते हैं? एक पर्टिकुलर चीज़ की, एक छोटी चीज़ की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ होल, बहुत बड़े स्केल पे। जैसे मैं कह दूं कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, ये माइक्रो। भारत में जितने भी स्कूल हैं सब में जितने बच्चे हैं वो मैक्रो। जब हम छोटी चीज़ की बात करें, छोटी चीज़ पे मेज़र करें, माइक्रो। जब हम बड़े की बात करें, पूरे होल की, पूरे एज अ होल इकोनॉमी, तो वो मैक्रो। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला पॉइंट है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर ना छोटा। मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ होल, सारे की। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी एक फिंगर की स्टडी करें, एक उंगली की, तो माइक्रो, और पांचों उंगलियों को पढ़ें, मैक्रो। माइक्रो में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? डिमांड और सप्लाई। और मैक्रो में कितनी डिमांड हुई और कितनी सप्लाई, टोटल। एग्रीगेट का मतलब टोटल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ प्राइस थ्योरी, इसमें हम पैसों से रिलेटेड, कमोडिटी की प्राइस से रिलेटेड पूरी किताब में पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि कमाई, इनकम एंड डिमांड थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है जनरली, कि कितनी एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, मैंने बताया ना, बहुत छोटे एरिया में ऑपरेट करती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़े एरिया में ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन आ स्कूल, एक स्कूल की जब हम बात करें बच्चों की, तो वो माइक्रो। और जब हम सारों की बात करें, पूरे इंडिया में जितने स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैक्रो। मेन समझिए की पॉइंट, छोटी चीज़ की स्टडी माइक्रो, पूरी चीज़ की पूरी स्टडी मैक्रो। व्हाट टू प्रोड्यूस हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या बनाएं ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। आपने ऐसा सामान बना दिया जो लोगों को नहीं चाहिए तो वो तो वेस्ट हो जाएगा। और पहले ही हम जानते हैं कि रिसोर्सेज हर देश के पास कम है, तो हमें ऐसे बनाना है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो। और ये भी देखना है कि कितना बनाना है, क्वांटिटी भी देखनी होती है। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम देखते हैं कि कैसे बनाना है, कौन सी टेक्निक्स और आइडियाज़ हमें यूज़ करना है ताकि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं हम उनका फुल यूटिलाइजेशन कर सकें। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। अब आपने 9 नंबर का जूता बना दिया, पर बच्चे को थोड़ी आएगा वो, तो हम यहाँ लोगों को बांट लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं एज के बेस पे, उनके इनकम के बेस पे, कि जो अमीर है उसकी अलग ज़रूरतें हैं, जो गरीब है अलग, जो यंग हैं उनकी अलग, जो बच्चे हैं उनके अलग, जो बूढ़े हैं उनके अलग। जेंडर, मेल और फीमेल को बांट लेते हैं कि भाई फीमेल को ये चीज़ें चाहिए और मेल को ये, तो हम ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं लोगों को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आपके पास क्या है, जैसे इसको समझिए, आप एक स्कूल में जॉब कर रहे हैं, 30,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, पर आपके पास 2 स्कूल के और ऑफ़र हैं। एक स्कूल कह रहा है कि हमारे यहाँ जाओ 20,000 देंगे, दूसरा कह रहा है कि हमारे यहाँ जाओ हम आपको 35,000 देंगे या 25,000 देंगे, कुछ भी। तो जो भी आपके लिए अगला ऑप्शन बेस्ट हो वो क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, होप वी क्लियर ऑन दिस। नाउ वी विल सी अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये जो पीपीसी है इसका नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है जो ये दिखाता है कि भाई अगर तेरे को दूसरा सामान लेना है तो पहला सामान तेरे को कम करना पड़ेगा। इसको एक तरीके से और समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आप बाज़ार जाते हैं, आपने 100 रुपये के संतरे ले लिए, पर आप, ठीक है, पर आपका मन करा कि यार मेरे को तो लीची भी ले लेनी चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? है 100 रुपये, क्योंकि रिसोर्सेज की तो स्कार्सिटी है, तो आप संतरे की क्वांटिटी कम करेंगे ताकि आप लीची ले सकें। तो बस पीपीसी यही दिखाता है कि भाई अगर आपको दूसरा सामान लेना है तो पहला आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए, जब बनाना 10 था, एप्पल आप क्या ख़रीद रहे थे? 0। पर जब आपने बनाना की 2 यूनिट घटाई, यानी उसे आप 8 पे लाए, कम किया आपने बनाना लेना, तो आप एप्पल ख़रीद पाए, क्योंकि आपके पास पैसा तो लिमिटेड ही है ना। फिर आपने बनाना और कम किया, एप्पल बढ़ता जा रहा। इसी तरह फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि बनाना 0 हो जाता है और एप्पल मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो ये दिखाता है कि भाई आपको एक चीज़ लेनी है तो दूसरी आपको छोड़नी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। हमने ये पढ़ा पीपीसी में कि आपको अगर दूसरा सामान लेना है तो पहला छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ये वो रेशो होता है जो ये दिखाता है कि भाई कितना छोड़ना है, मतलब ये बात करता है कि कितना मुझे छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं दूसरी कमोडिटी को, दूसरे सामान को यूज़ कर सकूं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की कितनी यूनिट आर सेक्रीफाइस आपको छोड़नी पड़ेगी, किस लिए? ताकि टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, ताकि आप दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को पा सकें। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये सीधा सीधा ये कहता है कि भाई इतनी छोड़नी है आपको, 10 यूनिट छोड़नी है, आपको 5 मिलेंगी। अब देखिए, समझिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये कहता है कि ये बात करता है कि मेरे को कितनी छोड़नी है, और ऊपर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आपको इतनी छोड़नी पड़ेंगी, 10 छोड़नी है। तो वो यहाँ हम क्या कहते हैं कि वो पूछता है कि भाई मेरे को कितनी छोड़नी है ताकि मुझे ये मिलेगा दूसरी कमोडिटी। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मींस नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की जो यूनिट आर टू बी सेक्रीफाइस। टू बी शब्द ऊपर देखिए, आर सेक्रीफाइस है ना, यहाँ है आर टू बी, कितनी करनी है ताकि हमें दूसरा सामान मिल जाए। इसका फॉर्मूला है डेल्टा सेक्रीफाइस, जो आप एक कमोडिटी को छोड़ोगे अपॉन डेल्टा गेन, उससे हम MRT निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने 10 से 8 पे आए, बनाना आपने 2 छोड़ा और आपको एप्पल मिला कितना? 1, तो 2 हम ऊपर रखेंगे, 1 हम नीचे रखेंगे। ऐसे निकलता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता है, मतलब यही जो आप डेल्टा सेक्रीफाइस और अपॉन डेल्टा गेन करके निकालेंगे, तो आपका PPC बनेगा कॉनकेव। पहला देखिए, क्योंकि एक कमोडिटी घटती जा रही है और दूसरी बढ़ती जा रही है। अगर आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज हो, मतलब पहली यूनिट पानी थी तो आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करी, दूसरी पानी थी थोड़ी कम करी, तीसरी पानी थी फिर और कम करी, तो आपका PPC बनेगा कॉन्वेक्स। अपना थर्ड वन कि PPC कांस्टेंट कब होता है। तो PPC कांस्टेंट कब होगा? जब आपने जितनी यूनिट एक कमोडिटी की छोड़ी, यानी डेल्टा सेक्रीफाइस, और आपको दूसरी तरफ उतना ही मिला, उसको बोलते हैं हम डेल्टा गेन। तो आपका PPC क्या होगा? कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन होगा। याद रखना, जितना आपने छोड़ा एक कमोडिटी को उतना ही आपने दूसरी कमोडिटी को पाया, उसको बोलते हैं हम MRT कांस्टेंट, मतलब PPC कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन। PPC की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि हम एक कमोडिटी को छोड़ते हैं, दूसरी कमोडिटी बढ़ती है। देखिए, एक कमोडिटी घटती जा रही है और दूसरी बढ़ती जा रही है, इसीलिए PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग। और जनरली कॉनकेव होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, MRT इंक्रीज होता है, इसीलिए PPC क्या होता है? कॉनकेव। कहने का मतलब है, आप एक कमोडिटी को जैसे आपको एक कमोडिटी की पहली यूनिट लेनी थी, आपने 5 करी सेक्रीफाइस, फिर दूसरी लेनी थी, फिर ज़्यादा करी, फिर तीसरी लेनी थी, फिर ज़्यादा, तो MRT बढ़ेगा, तो PPC क्या बनेगा? जनरली कॉनकेव शेप। अजम्पशंस, जब हम PPC को बनाते हैं तो कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं। क्या? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, जो भी प्रोडक्शन करने में आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। रिसोर्सेज फिक्स्ड, आपके पास जितने भी संसाधन हैं वो सब भी चेंज नहीं होंगे, वो भी क्या रहेंगे? फिक्स। और जहाँ आप अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सिस का, वो भी कांस्टेंट। ना तो आप अल्टरनेट यूज़ रिसोर्सिस का बढ़ाएंगे, ना आप अल्टरनेट यूज़ रिसोर्सिस का घटाएंगे। जितनी जगह आप एक रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं उतना ही आप उसको करेंगे। और रिसोर्सिस का सही उपयोग, बिल्कुल प्रॉपर यूज, फुल यूटिलाइजेशन और एफिशिएंटली यूटिलाइज होता है जब हम PPC को बनाते हैं। नाउ वी विल सी आवर PPC, फुल PPC। सो लुक दीज पॉइंट्स, these black dots, these are full utilization point, means यहाँ पे रिसोर्सिस का बिल्कुल सही उपयोग हो रहा है। these points, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना जब PPC अंदर की तरफ, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी ख़राब हुई या घट गई, रिसोर्सिस ख़राब हो गए, घट गए, अल्टरनेट यूज़ आपने रिसोर्सिस का ज़्यादा करने लगे और रिसोर्सिस का सही उपयोग नहीं हो रहा है, तो PPC कहाँ शिफ्ट होगा? अंदर की तरफ, यानी लेफ्टवर्ड। और जब आप इन चारों चीज़ों का बिल्कुल सही उपयोग करेंगे तो PPC कहाँ शिफ्ट होगा? राइटवर्ड।
अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट का मतलब होता है कि रिसोर्स अभी उपयोग में हैं, मतलब कहने का मतलब अभी वो पूरी तरह उपयोग नहीं हुए हैं, यूज में चल रहे हैं। अनअटेनेबल, अनअटेनेबल वो चीज़ होती है जिसे हम अचीव कभी नहीं कर सकते। मान लो अगर वो कहे कि क्या आप इकोनॉमी को पीपीसी के बाहर प्लॉट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि स्कार्सिटी है रिसोर्सिस की, जभी तो हमें ये पीपीसी बनाना पड़ रहा है। अगर मान लो रिसोर्सिस की कमी ना हो फिर तो पीपीसी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो अगर रिसोर्स वेस्ट होते हैं होने दो, क्योंकि हैं। पर इसीलिए वो कहता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन को हम अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सिस की कमी है। यही है अगला क्वेश्चन, कैन एन इकोनॉमी प्लॉट आउटसाइड द पीपीसी? नो, बिकॉज हर देश के पास संसाधनों की कमी है, इस वजह से पीपीसी को आप बाहर अपलोड नहीं कर सकते। तो वही हमारे नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब आप टेक्नोलॉजी बढ़ा देंगे, रिसोर्सिस को बढ़ा देंगे, अल्टरनेट यूज़ रिसोर्सिस का कम कर देंगे, तो पीपीसी कहाँ शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। और लेफ्टवर्ड, इन तीनों का उल्टा, टेक्नोलॉजी घट गई, संसाधन घट गए, अल्टरनेट यूज़ रिसोर्सिस के बढ़ गए, तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें ये चीज़ बताती है कि आपके देश में जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि आपके देश में जो प्रॉब्लम्स हैं और आप उनको कैसे सॉल्व करोगे। नॉर्मेटिव क्या बताता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की आपकी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। हो सकती हैं, समझ रहे हैं ना? हो सकती है मतलब जो फ्यूचर में हो सकती हैं, पर पॉजिटिव में जो हैं और कैसे सॉल्व उनको करोगे। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? वो इकोनॉमी जिसमें सारा काम कौन करे? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल ना हो। सेंट्रल प्लानड इकोनॉमी, जिसमें सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी सरकार करे, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ना हो। मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करें, प्राइवेट का शेयर 49%, गवर्नमेंट का शेयर 51%। क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें हम दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करते, कहने का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ना हो, ठीक है। ओपन इकोनॉमी, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो, हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हो, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, खुली हुई अर्थव्यवस्था। क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। इंडिया ओपन इकोनॉमी बना था 1991 में, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो उस वक्त थे मनमोहन सिंह, वो लेकर आए थे। सो गाइज, इंट्रोडक्शन में पहले चैप्टर में हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतना ही था। हम फ्यूचर वाली वीडियोस में देखेंगे फर्दर कोई नई चीज़, जैसे आने वाले चैप्टर्स में होंगे। हमारा आने वाला चैप्टर होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो गाइज, अच्छे से पढ़िए। कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।